कल रात दुनिया भर के स्पेस लवर्स एक खबर देखकर हैरान रह गए। रिपोर्ट्स आई है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट मून से टकरा गया और चांद पर एक नया क्रेटर बन गया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे मून में बड़ा हॉल हो गया। लेकिन क्या ये सच है? क्या एलन मस्क की कंपनी ने चांद को नुकसान पहुंचाया या वायरल पोस्ट सच्चाई से ज्यादा सेंसेशनल है? आज हम पूरे फैक्ट, साइंस और टाइमलाइन के साथ इस इंसिडेंट की कहानी जाने। तो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको स्पेस, नासा, इसरो, एलन मस्क और दुनिया की सबसे बड़ी साइंस स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ वायरल क्लेम रिपीट नहीं करेंगे। कौन सा रॉकेट था, मून पर इम्पैक्ट कितना बड़ा था और क्या इससे फ्यूचर मून मिशंस पर कोई असर पड़ेगा? सोशल मीडिया पर बहुत जगह ये लिखा गया है कि स्पेसएक्स का रॉकेट मून पर क्रैश हो गया, लेकिन असल बात थोड़ी सी अलग है। ये स्पेसएक्स का पूरा लॉन्च व्हीकल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाल्कन 9 मिशन का अपर स्टेज यानी रॉकेट का अपर वाला हिस्सा मिशन कंप्लीट करने के बाद मून की तरफ ड्रिफ्ट करता रहा और बाद में मून की सरफेस से टकरा गया। स्पेस में ऐसा कभी कभी होता है कि मिशन के बाद रॉकेट के कुछ हिस्से अर्थ पर वापस आ जाते हैं और अगर उनकी ट्रैजेक्टरी मून या किसी ऑब्जेक्ट से मिल जाए तो इम्पैक्ट हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल उठता है कि रॉकेट सीधा मून पर गया कैसे? रॉकेट जब सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ देता है, उसके बाद अपर स्टेज का काम खत्म हो। कई मिशंस में इसे कंट्रोल तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर में गिरा दिया जाता है, लेकिन कुछ डीप स्पेस मिशंस में अपर स्टेज अर्थ से बहुत दूर निकल जाता है और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। इसकी वजह से कई साल बाद भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स मून के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है। अगर रॉकेट मून से टकराया था तो उसकी स्पीड कितनी थी, इम्पैक्ट कितना पावरफुल था, क्या वाकई मून में एक बड़ा हॉल बन गया और क्या एलन मस्क की कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है? सोचिए, अब एक पत्थर को हवा में फेंकते हैं तो वो जमीन पर गिरकर बस एक छोटा सा निशान बनाता है, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट हजारों किलोमीटर पर आर की स्पीड से किसी सरफेस से टकराए तो उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ की तरह हवा नहीं है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर दे। इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट मून से टकराता है तो लगभग अपनी पूरी स्पीड के साथ इम्पैक्ट करता है। इसी वजह से छोटे ऑब्जेक्ट्स भी मून पर नए क्रेटर्स बना देते हैं। क्रेटर कितना बड़ा हो सकता था? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मून में बहुत बड़ा होल बन गया? इंटरनेट पर थंबनेल्स में जायंट क्रेटर दिखाया जा रहा है, लेकिन साइंस हमें क्या बताती है? मून पर हर साल हजारों छोटे मेटेरॉइड्स गिरते रहते हैं, उनसे भी नए क्रेटर्स बनते हैं। रॉकेट्स के इम्पैक्ट से भी एक नया क्रेटर बन सकता है, लेकिन इससे मून टूटने वाला नहीं है। मून का डायमीटर लगभग 3474 किलोमीटर है। उसके मुकाबले क्रेटर बहुत ही छोटा होता है, इसलिए मून डैमेज हो गया या मून टूट गया जैसे क्लेम्स बिल्कुल गलत है। फिर साइंटिस्ट इस इंसिडेंट को इतने इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। किसी नॉन ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट होता है, रिसर्चर्स उस क्रेटर को स्टडी करते हैं, ये समझ सकते हैं कि मून की सरफेस किस तरह से रिएक्ट करती है। ये फ्यूचर मून मिशंस और ल्यूनर साइंस के लिए काफी यूजफुल डेटा दे सकता है। यानी जो इंसिडेंट सोशल मीडिया पर सिर्फ सेंसेशन न्यूज बन गया है, वही साइंटिस्ट के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर रॉकेट का ये हिस्सा स्पेस में इतने सालों तक घूमता रहा तो क्या स्पेस में ऐसे और भी हजारों ऑब्जेक्ट्स तैर रहे हैं और क्या फ्यूचर में ऐसे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? अब तक ने जाना कि मून से टकराने वाला ऑब्जेक्ट स्पेसएक्स फाल्कन 9 के मिशन का एक डिस्क्रेडिट अपर स्टेज था। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर एक रॉकेट का हिस्सा मून तक पहुंच सकता है तो स्पेस में आकर कितना कचरा घूम रहा है? जब भी हम स्पेस मिशन देखते हैं, रॉकेट की सक्सेसफुल लॉन्च देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि मिशन कंप्लीट होने के बाद रॉकेट के पार्ट्स का क्या होता है। हर साल दुनिया भर में 200 से ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोप और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स लगातार सैटेलाइट्स और मिशन भेज रही है। हर मिशन के बाद कुछ न कुछ हार्डवेयर स्पेस में रह जाता है और धीरे धीरे ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। स्पेस जंग, जिसे स्पेस डेब्रिस भी कहा जाता है, उसमें शामिल होते हैं पुरानी सैटेलाइट्स, रॉकेट के डिस्कार्डेड स्टेज, मेटल के टुकड़े, बॉल्स और स्क्रूज, कॉलिजन के बाद निकले हुए फ्रेगमेंट्स। अब सोचिए, ये सब चीजें अर्थ के आसपास 25,000 to 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही होती है। इनकी स्पीड पर एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा भी किसी एक्टिव सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। अब ये इतना डेंजरस क्यों है? अब मान लीजिए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट टीवी चैनल, जीपीएस, इंटरनेट सर्विस दे रहा है। अगर उसे स्पेस जंग से टकरा जाए
तो सैटेलाइट हमेशा के लिए खराब हो सकता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, नेविगेशन और इमरजेंसी सर्विसेज भी अफेक्ट हो सकती हैं। इसलिए साइंटिस्ट स्पेस जंग को फ्यूचर की सबसे बड़ी स्पेस चैलेंजेस में से एक मानते हैं। अब सवाल, क्या ऐसे और रॉकेट पार्ट्स मून से टकरा सकते हैं? जवाब है हाँ, ये मुमकिन है अगर किसी डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी मून की ग्रेविटेशन पुल से मैच हो जाए। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स बहुत रेयर होते हैं। हर रॉकेट मून से नहीं टकराता, इसलिए वायरल वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि अब रोज रॉकेट मून से टकराएंगे, ये सही नहीं है। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल अभी बाकी है, क्या एलन मस्क की कंपनी ने कोई गलती की थी? क्या स्पेसएक्स को इसके लिए ब्लेम किया जा सकता है, या ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक अनअवॉइडेबल रिस्क था? अब सबसे बड़ी डिबेट क्या है? सोशल मीडिया पर दो की बातें चल रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये स्पेस की सबसे बड़ी गलती है, तो दूसरी तरफ लोग नॉर्मल स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। तो सच क्या है कि स्पेस मिशंस में कई बार रॉकेट के ऊपर स्टेजेस मिशन कंप्लीट होने के बाद अलग हो जाते हैं। कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं और कुछ डीप स्पेस की ट्रैजेक्टरी पर निकल जाते हैं। हर इम्पैक्ट को नेग्लिजेंस कहना सही नहीं है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? स्पेस एक्सपर्ट के हिसाब से ये इंसिडेंट एक स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट का इशू ज्यादा है, ना कि किसी एक कंपनी की सिंपल सी मिस्टेक। आज सिर्फ स्पेसएक्स ही नहीं, नासा, रोस्कोसमोस, ईएसए, चाइना और दूसरी स्पेस एजेंसीज के पुराने रॉकेट पार्ट्स और सैटेलाइट्स भी स्पेस में मौजूद हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम ग्लोबल है। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर नए रूल्स और बेटर डेब्रिस मैनेजमेंट पर काम चल रहा है। सोचिए, आज एक डिस्कार्डेड रॉकेट मून से टकराया, कल अगर कोई अनकंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा गया तो जीपीएस, मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और इंटरनेट सर्विस तक इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में हर स्पेस मिशन को लाइफ प्लानिंग और डेब्रिस रिडक्शन पर और ज्यादा फोकस करना होगा। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया, जिससे स्पेस लॉन्चेस की कॉस्ट काफी कम हुई है। लेकिन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हर मिशन का हर हिस्सा वापस नहीं आता। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर मिशंस में और एडवांस डिस्पोजेबल मेथड डेवलप करना जरूरी होगा। ये सिर्फ स्पेसएक्स नहीं बल्कि पूरी स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज है। लेकिन कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा अभी बाकी है। साइंटिस्ट इस इम्पैक्ट से क्या सीखना चाहते हैं? मून पर बने नए क्रिएटर से कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? और क्या फ्यूचर मून मिशंस इस जगह को स्टडी करेंगे? अब तक हमने समझा कि मून से टकराने वाला ऑब्जेक्ट स्पेसएक्स फाल्कन 9 के मिशन के डिस्कार्डेड अपर स्टेज था। भी देखा कि इस इंसिडेंट को सिर्फ एलन मस्क की गलती कहना सही नहीं होगा। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर इम्पैक्ट हुआ है तो साइंटिस्ट इससे इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं? साइंटिस्ट इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? फ्रेंड्स, हर दिन मून पर छोटे बड़े मेटेरॉइड्स गिरते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में पहले से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। इस केस में साइंटिस्ट को पता था कि ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट मून की तरह जा रहा था, यानी पहली बार उनके पास इम्पैक्ट का अप्रोक्सीमेट टाइम, ऑब्जेक्ट का टाइप और उसकी ट्रैजेक्टरी जैसी इंफॉर्मेशन थी। रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूएबल डेटा होता है। सोचिए, जब एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट मून के सरफेस से बहुत हाई स्पीड से टकराता है तो सिर्फ एक गड्ढा नहीं बनता। इम्पैक्ट के वक्त मून की मिट्टी, जिसे लूनर रिगोलिथ कहा जाता है, चारों तरफ उड़ सकती है। सरफेस के नीचे की लेयर भी बाहर आ सकती है। इसी वजह से साइंटिस्ट बाद में सैटेलाइट्स की इमेज कंपेयर करके देखते हैं कि इम्पैक्ट के बाद क्या बदला। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगले कुछ सालों में नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, चाइना के लूनर मिशंस और दूसरे इंटरनेशनल मून मिशंस प्लान हैं। सबका गोल है मून पर लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन करना। अगर मून की सरफेस और डस्ट के बिहेवियर को अच्छी तरह समझा जा सके तो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए लैंडिंग और बेस बनाना और सेफ हो सकता है। यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट भी फ्यूचर साइंस के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन एक और शॉकिंग सवाल अभी बाकी है। अगर आज एक रॉकेट का हिस्सा मून से टकरा सकता है तो क्या कल कोई एस्टेरॉइड या स्पेस डेब्रिस अर्थ के लिए भी खतरा बन सकता है? क्या हमें डरना चाहिए या ये साइंस पहले ही इसकी तैयारी कर चुका है? अब सबसे बड़ा और इमोशनल सवाल, क्या हमें डरना चाहिए कि कल ऐसा इम्पैक्ट अर्थ के साथ भी हो सकता है? जवाब सीधा और सिंपल नहीं। इस तरह के इंसिडेंट्स अर्थ के लिए डायरेक्ट डेंजर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, हमारा एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर छोटे ऑब्जेक्ट्स को जलाकर खत्म कर देता है,
बड़े एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करने के लिए नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज के पास मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, यानी दर्द कम साइंस स्ट्रॉन्ग। आज सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट उड़ाने का नाम नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हर मिशन के बाद स्पेस को कहीं जरूरी होता जा रहा है और शायद ये इम्पैक्ट फ्यूचर में बेटर प्लानिंग और स्ट्रिक्ट रूल्स लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज को और स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो हम मून को सेफ रख पाएंगे? अब तक हमने जाना कि मून से टकराने वाला ऑब्जेक्ट स्पेसएक्स के मिशन का डिस्कार्डेड अपर स्टेज था। हमने स्पेस डेब्रिस और फ्यूचर रिस्क को भी समझा, लेकिन अब सवाल है कि क्या फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सकता है? हाँ जी दोस्तों, आज दुनिया में सिर्फ नासा ही नहीं, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, इसरो, ईएसए, जाक्सा और चाइना सब मून पर वापस जाने की रेस में है। अगले 10 सालों में मून पर एस्ट्रोनॉट्स, रिसर्च स्टेशंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स तक की प्लानिंग चल रही है। लेकिन जितने ज्यादा मिशंस होंगे उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हुई। अगर हम स्पेस को क्लीन नहीं रखते तो फ्यूचर मिशंस के लिए खतरा बढ़ सकता है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ऑलरेडी नए सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, जैसे रॉकेट स्टेजेस को सेफली डिस्पोज करना, सैटेलाइट्स को मिशन के बाद एटमॉस्फेयर में जला देना, स्पेस डेब्रिस को कैप्चर करने वाला रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट और एआई बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को पहले ही डिटेक्ट कर सके। यानी फ्यूचर सिर्फ रॉकेट्स का नहीं, स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट का भी होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? एक छोटा सा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इससे हमें एक लेसन मिलता है, टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर इंसान मार्स और मून पर सिविलाइजेशन बनाना चाहता है तो पहले उसे अपनी स्पेस हैबिट्स सुधारनी। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट में, जहां हम जानेंगे कि इस पूरी स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर इस पूरी कहानी का सच क्या है? क्या एलोन मस्क ने मून को डैमेज कर दिया, या चांद पर बहुत बड़ा होल बन गया, या सोशल मीडिया ने इस सच को सेंसेशनल बना दिया? सच ये है कि मून पर इम्पैक्ट हुआ, एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट ने सरफेस को हिट किया। साइंटिफिक इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनेट पर जो क्लेम्स वायरल हुए, मून टूट गया, एलोन मस्क ने चांद को बर्बाद कर दिया, या अब अर्थ डेंजर में है, इनमें से कोई भी बात अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से सही नहीं है। साइंस हमेशा फैक्ट से चलती है, इमोशंस और क्लिकबेट से नहीं। आज का इंसिडेंट सिर्फ एक न्यूज नहीं, एक रिमाइंडर है। इंसान अब सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रहा, हम मून, मार्स और डीप स्पेस तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हर नए मिशन के साथ एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। स्पेस को एक्सप्लोर करना जरूरी है, लेकिन उसे सेफ रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक दिन हो सकता है हमारी जनरेशन मून पर काम करे, मार्स पर रहे और स्पेस में नए सिटीज बनाए, लेकिन उनका फ्यूचर आज हम जो डिसीजन लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए हर साइंटिफिक मिशन सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कहानी होता है। अगर आपको ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या इंसान को मून पर परमानेंट बेस बनाना चाहिए। अगर आपको स्पेस, इसरो, नासा, एलन मस्क और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ऐसी डीपली रिसर्च वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।